फारूक अब्दुल्ला के घर 6 दलों की बैठक। केरल सोना तस्करी में डी कंपनी का हाथ। लव सिन्हा की राजनीति में एंट्री पर बीजेपी का तंज। हाथरस मामला दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। आईएमएफ ने भारत को दी बड़ी सलाह। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के रिहा होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार घोषणा को लेकर 6 दलों के साथ बैठक की है। बता दें कि गुपकार घोषणा में कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और उनके विशेष दर्जे को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। केरल सोने की तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर एनआईए एक बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने कहा कि गिरफ्तार हुए आतंकियों का अंडरवर्ल्ड डॉन की डी कंपनी से ताल्लुक हो सकता है। एजेंसी ने कहा कि सोने की तस्करी करने के बाद मिलने वाले पैसा का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों में किया जा सकता है। हालांकि 10 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, लेकिन 3 अभी भी हिरासत में हैं। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने भी राजनीति में एंट्री मार ली है, लेकिन इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा और लव सिन्हा पर तंज कसते हुए कहा कि पिता मुझसे हारे, पुत्र नितिन नवीन से हारेंगे। आपको बता दें कि लव सिन्हा पहली बार कांग्रेस के टिकट पर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देख रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने हाथरस मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की है। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग की मांग की, तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा के अंदर मामले को सुलझाने के आदेश देने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत को बड़ी सलाह दी है। भारत ने कहा कि भारत की सबसे पहली प्राथमिकता कमजोर लोगों को सुरक्षा देने की, सबकी सहायता करने और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत कोरोना महामारी से जीतना चाहता है तो उसे इन्हें अपनी प्राथमिकता बना ले। फिलहाल भारत के लोगों को बचाने और उनके स्वास्थ्य को ठीक करने की जरूरत है। डेनमार्क की सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को अपने देश में बढ़ने से रोकने के लिए 10 लाख नेवलों को मारने का फैसला किया है। सरकार ने देश भर के फार्म मालिकों को इस फैसले पर अमल करने के भी आदेश दे दिया है। डेनमार्क के उत्तरी जुटलैंड में नेवले के एक फार्म से कोविड-19 संक्रमण फैलने की जानकारी दी है। जांच करने पर नेवलों में भी पाया गया है कोरोना वायरस। पाकिस्तान पीएम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ ने दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान को नए सिरे से बातचीत करने का ऑफर दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान का झूठ सामने आ गया है। भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान से बातचीत का कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था और यूएन में हुई फजीहत को दूर करने के लिए पाकिस्तान सरकार कर रही है ऐसी नाकाम कोशिश। कोरोना संकट के बीच रूस ने शुरुआती ट्रायल के बाद एक और कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। दूसरी कोरोना वैक्सीन इपीवैको कोरोना नाम दिया गया है, तो वहीं पहली कोरोना वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। फिलहाल शुरुआती ट्रायल ही हुआ था वैक्सीन का, लेकिन इसे कोरोना वैक्सीन के इपीवैक कोरोना के नाम से रजिस्टर कर लिया गया है। अब तक केवल 100 लोगों पर ही किया गया है टेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मौजूदा जीडीपी को लेकर कहा जा सकता है कि अगले साल तक भारत साउथ एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा, जो कि बांग्लादेश से भी खराब होगा। आईएमएफ ने 2021 में भारत की जीडीपी
दर 8.8% रहने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण छोटे उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है। अभिनेता रजनीकांत ने मैरिज हॉल के 6.56 लाख रुपए के टैक्स को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कोर्ट ने रजनीकांत को राहत नहीं दी और रजनीकांत को 6.56 लाख रुपए के संपत्ति कर को जमा करा दिया। हालांकि इसमें 9,386 रुपए का वो जुर्माना भी शामिल है जिसमें टैक्स न देने के लिए लगाया गया था। भुगतान के बाद रजनीकांत ने कहा, कोर्ट जाना सबसे बड़ी गलती थी, उससे अच्छा नगर निगम से बात करनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।